नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। इस समय हम लोग राजधानी लखनऊ के सत्ता शीर्ष के केंद्र बिंदु सचिवालय में हैं और निश्चित तौर पर यह जानिए कि कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता, कोई भी दल आए जाए, लेकिन इस सरकार की जो प्रशासनिक मशीनरी है यह यहाँ के जन सुविधा कार्यक्रमों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को और पूरे सरकारी तंत्र, साथ ही सरकार और जनता के बीच जो सेतुबंध का काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी का, खासतौर पर शीर्ष ब्यूरोक्रेसी, जो योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के किस तरीके से समन्वय बनाने हैं, किस तरीके से संवैधानिक नियमों के तहत कार्य करने हैं, इन सब चीजों पर बहुत ही संवेदना के साथ, बहुत ही सजगता के साथ काम करना होता है। समय चल रहा है, तेजी से बदलता दौर है, आईटी युग है, हर आदमी के मोबाइल पर जानकारी है, तमाम चीजें हैं, तमाम शिकायतें हैं, लेकिन उसके साथ शीर्ष ब्यूरोक्रेसी को तालमेल करते हुए आगे बढ़ना है। इस समय हम लोग सचिवालय प्रशासन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस समय मौजूदा शीर्ष ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रविंद्र नायक साहब हैं और इन्होंने 1995 में यह भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और उस दौर में सबसे पहले ये लखीमपुर खीरी में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यरत हुए। उसके बाद जो लखीमपुर खीरी और देहरादून से जो इनकी प्रशासनिक कार्य कुशलता का जो दौर शुरू हुआ वह आगे बहुत दूर तक गया और इन्होंने अपने उम्र का तकरीबन 30 साल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में उसकी सेवा में दे दिया। आइए हम सर से बात करते हैं कि सर किस तरीके से अभी सर इस समय मौजूदा प्रमुख सचिव दुग्ध विकास और पशुधन का जो जिम्मा देख रहे हैं और तकरीबन 2 साल तक इन्होंने प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन का भी कामकाज देखा, अभी भी देख रहे हैं। चंद दिनों के यहाँ पर कह लीजिए कि एक ब्यूरोक्रेसी का जो नियम है, जो सरकार का जो नियम है, सर इस सीट पर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद इनका जो जनता के साथ कनेक्ट है, जो मीडिया के साथ कनेक्ट है, वो बना रहता है। आइए हम सर से बात करते हैं कि सर किस तरीके से आप 60 पूरा करने वाले हैं, तकरीबन 30 साल आपने ब्यूरोक्रेसी को दे दिया, यूपी की ब्यूरोक्रेसी को दे दिया, जनता के साथ, सरकार के साथ तालमेल करके सर क्या कहना चाहेंगे आप सर? बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपने हमें ये अवसर दिया है। सबसे पहले खबरिया टॉप चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं कि देखिए कि आपने ये पूछा है कि 30 साल में यहाँ का कैसा रहा। मैंने देखे 30 साल पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में आए थे कि हमारे कई सारे थी कि यहाँ काम करने के लिए काफ़ी मतलब कठिनाई रहेगी, बट ऐसा कोई कठिनाई नहीं रहा है और हमें काफ़ी सहयोग मिला और यहाँ सब घुल मिल गए। जनता से हम कहीं बाहर से आए जैसा कहीं महसूस करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है और हम लोग जब फील्ड में भी काम किए हैं और यहाँ शासन में भी काम किए हैं, लगातार हमें सहयोग मिलता रहा है सभी तरफ से, जनप्रतिनिधियों। सर देखा जाए तो सर आप मूल रूप से सर आंध्र से ताल्लुक रखते हैं, अभी मौजूदा तेलंगाना जो क्षेत्र वहां से है। हाँ। तो उस समय जब यहाँ पर आए हुए तमाम भाषाई दिक्कत हुई होगी, रहन सहन, खान पान की दिक्कत हुई, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की कार्यशैली, यहाँ के दैनिक जीवनचर्या का एक अलग माहौल, प्लस परिवार में बच्चों को कैसे एडजस्ट करना, सर ये किस तरीके से आपने किया? ये तो शुरुआत में कुछ दिन तो कठिनाई रही है, फिर बाद में सब आदत में आ गई है और सब ठीक रहा है। उसी तरह से हम लोग को यहाँ एडजस्ट करना पड़ा, एडजस्ट हो गए हैं। शुरुआत में अवस्थापनाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, कहीं भी जो बिजली वगैरह उपलब्ध नहीं थी और जो कई जगह पे हमको सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग काम किए हैं, बट धीरे धीरे से फिर हम लोग को ये कठिनाई कोई कभी महसूस नहीं किए हैं और हम आगे बढ़ते गए हैं और वैसे 30 साल पता ही नहीं चला कि 30 साल गुजर गए हैं। बट हम लोग जहाँ भी रहे असाइनमेंट्स में हम लोग पूरा काम करने के लिए दिल से काम करने के लिए प्रयास किया है और यहाँ का योजनाओं को, तो सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बढ़ चढ़ करके काम किया है और कभी हमारा जो मनोबल कभी नहीं गिरा कि हम लोग बाहर से हैं और हिंदी क्षेत्र से है और हिंदी भाषा कभी कठिनाई नहीं रहा हमको, जो शुरुआत से लेकर अब तक के लिए। और चूंकि यहाँ पूरा प्रशासनिक तंत्र पूरा हिंदी में ही चलता है तो हिंदी में कभी कोई ऐसा समस्या ही नहीं रहा। सर एक लंबे अरसे के बाद सर शीर्ष टॉपर यहाँ पर यूपीएससी 2024 की शक्ति दुबे रही, इलाहाबाद से ताल्लुक रखती हैं, बलिया के मूल निवासी हैं और इस बार वो यहाँ पर शीर्ष टॉपर रही। बहुत लंबे समय बाद इलाहाबाद का एक नाम फिर से निकल कर आया। नहीं तो एक समय था, एक दौर था कि साउथ के लोग, जो खासकर इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग या फिर डॉक्टर्स के लोग इस तरीके से करते। तो सर क्या लग रहा है कि एजुकेशन का लेवल यूपी में, जो एक तैयारी का, एक प्रतियोगी परीक्षाओं का जो कंपटीशन, खासकर यूपीएससी या कमीशन सर्विसेज का, इसके लिए सर क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि जो आने वाले आईएएस या यूपीएससी या यूपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं सर?
देखिए, जो ये सही है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ के कई सारे टॉपर्स दिए हैं ये स्टेट यूपी, और यूपी बिहार के जो यहाँ के निवासी हमेशा टॉपर्स बने रहे हैं। साउथ में भी बीच बीच में टॉपर्स बनते रहे, बट यहाँ काफ़ी अंतराल के बाद में दोबारा फिर टॉपर की यहाँ का एक जो रैंक निकला है। और मैं शक्ति दुबे को भी इस अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो यूपी का सम्मान रखा है, और वो इसी तरह से अपने वो निश्चित रूप से यूपी कैडर में ही आएगी, बट यहाँ उनको काम करने के लिए एक अच्छी अवसर भी है और आगे तरक्की की ओर बढ़ेगी। हमारी शुभकामनाएं उनको है। जो सभी इस ओर से बढ़ने के लिए सभी अपना प्रयास हमेशा जारी रखना है, और अच्छे से अच्छे श्रेष्ठता मतलब पढ़ाई में भी कहिए। सर 30 साल की उम्र में ही सर आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, क्रैक कर लिया सर। उस दौर का जो रहा 70-80 का दौर रहा जो, और इस समय के दौर में सर इस प्रतियोगी परीक्षा में क्या अंतर आया और क्या तैयारी का एक लेवल सर वो क्या बन गया? देखिए कि तैयारियों में ना जितना समय बढ़ता गया, जितना भी आईटी और एआई होता रहा, तो युग आ गया है जी। तो इसमें इंफॉर्मेशन की जो इस तरह से उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी बहुत हो गई है। उस टाइम पे हम लोग को खाली किताब की थी, आजकल तो इंटरनेट में कोई भी चीज़ गूगल में कुछ भी टाइप कर दे तो 2 मिनट में सब चीज़ें आ जाती है, और पूरा हम लोग को कोई चीज़ें देखना हो तो किताबों पे आधारित था। अभी उतना ही कंपटीशन भी उतना ही बढ़ गई है, परंतु कोई असंभव नहीं है। लगातार जारी रखे कि परिश्रम करते रहें और लगन से उसके साथ में लगे रहें, तो कोई भी परीक्षा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सफल न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो निश्चित रूप से सफलता हो जाएगी। परंतु कुछ लोग, अधिकांश लोग बीच में ड्रॉप कर देते हैं विभिन्न कारणों से, अपने आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारणों से, वो और कठिनाइयों से, पारिवारिक कठिनाइयों के कारण से बीच में से छोड़ देते हैं, और इसको बस नहीं छोड़ना चाहिए। उसको जब तक पीछे पड़ के जिद से आगे उसको सफलता के ओर बढ़ना चाहिए, और तो तभी सफलता जब निश्चित रूप से हासिल कर पाए। सर एक आखिरी सवाल, लंबा सर आपका प्रशासनिक कार्यकाल रहा, ऐसा सर कौन सा काम रहा बतौर प्रशासनिक सेवक आप कि जो आपके आज स्मृति में बरकरार है, और ऐसा कौन सी चीज रही जो अभी अधूरी मन रह गई या जिसको आप करना चाहते थे वो दौर निकल गया? सर देखिए, जहाँ भी जिस भी असाइनमेंट में रहते हैं उसमें हम लोग परिकल्पित करते हैं। कई बार उतना हमें समय नहीं मिल पाता है कि परिकल्पना को हम लोग स्वयं देखें, और फिर हम बाद में जब भी वहाँ से हट भी जाते हैं तो अधिकांश परियोजनाओं का वो जो हम परिकल्पित किए थे, योजित किए थे, वो बाकी लोग बाद में करते रहते हैं। बट हम कोई भी असाइनमेंट में कई सारी चीज़ें, जब भी हम एसडीएम था जो पहले पोस्ट में, जो एसडीएम में भी कई सारे लैंड रिकॉर्ड्स में हम पट्टे होने वाले थे, करते थे, अवैध कब्जे हटना था, कुछ छूट गए हैं। बट हम वहाँ पहले हम बोले वहीं अटक आइयो, हम किस कारणवश हमने छूट नहीं कर पाया करके चिंतित थे और रहते थे। उसके बाद में इसी तरह हर एक असाइनमेंट में जब सीडीओ गए थे, विकास काम भी कई सारी योजना बनाए थे, और वो सर आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लंबे समय तक रहे आप, और वो एक ऐसा पीरियड था कि एक ट्रांजिशनल पीरियड था। आईटी धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में धीरे धीरे इंटर कर रहा था, और जैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है कि रेगुलेशन के साथ साथ वो एक रेवेन्यू कलेक्शन का भी विभाग है, और एमबी एक्ट के तहत उसमें केंद्र सरकार का है और स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी होती है एक रेगुलेटिंग तौर पे, उसके सारे उसको सेवा करते हैं। तो सर उसको किस तरीके से देखते हैं, उसमें क्या बदलाव सर अभी लग रहा है, क्या चैलेंजिंग है या क्या अपॉर्चुनिटीज है? सर देखो, जो ट्रांसपोर्ट में हम जब रहे थे, जो ई इनिशिएटिव्स काफ़ी हम लोग प्रयास किए हैं। जो लर्निंग लाइसेंस का हम लोग पूरा वो किए थे, सभी आरटीओ को लैपटॉप वो दे करके, आईपैड दे करके हम लोग ई चालन का सिस्टम भी कराए थे। आज के डेट पे कोई भी रोड पे कोई पैसा वसूल नहीं पैसा ले नहीं सकते हैं, खाली ई चालन कर सकते हैं। और वो भी मॉडल तभी किया था, लर्निंग लाइसेंस, जो ई लर्निंग लाइसेंस और स्लॉट बुकिंग सब चीज़ें हम लोग भी किए थे, 100% डीलर रजिस्ट्रेशन का। उसी टाइम पे हम लोग ई इनिशिएटिव्स में काफ़ी किए थे, और तब भी कुछ रह जाते हैं। जब भी वहाँ भी हम लोग ना कि जो खासतौर से जो रूट्स में हमारे जो रूट्स जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी भी जरा असेवित है, जहाँ बस नहीं पहुँच पाती है, न ही हम लोग प्राइवेट बस के लिए परमिट दे पाते हैं, न ही हम लोग सरकारी बस चलाते हैं। ऐसी चीज़ों में हम लोग पूर्णतः मैं उस टाइम पे हम सफल नहीं पाए। बट कालांतर में अभी हमने सुना है कि कई 5000 बसेस वगैरह ले रहे हैं, वो कालांतर में हो रहा है कि वो धीरे धीरे से, एक बार हम शुरुआत किए, हम नहीं कर पाए तो बाद में सक्सेसिव अधिकारी करते हैं, वो करते रहेंगे।
तो ये चीज रहता है हमेशा। सर एक आखिरी सवाल कि सर अभी लखनऊ में एक बहुत दुखद घटना हुई सर, आपने देखा होगा 5 लोग जिंदा जल गए। डग्गामा डबल डेकर बस थी, सब कुछ सही था, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से परमिट के नाम पर, चाहे स्टेट कैरेज परमिट हो, चाहे स्पेशल परमिट हो, तो क्या लगता है सर कि परमिट की एकरूपता होनी चाहिए जिस तरीके से 1 टैक्स 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है सर? क्या लग रहा है सर एक सुझाव के तौर पर सर? देखिए, परमिट हम लोग जो डग्गामारी बोलते हैं, डग्गामारी का खाली परमिट का ही प्रकरण है। जो मान लो कि अगर उस रूट पे स्टेज कैरियज और जो प्राइवेट पर जो चलते हैं, तो इस जो स्टेट रूट पे चलते हैं तो इस पे सभी को अवसर मिल जाए। और जो लिमिटेड, जो अभी भी हम लोग जो कमिटेड रूट्स है, जो हम लोग कमिटमेंट जितना करते हैं, जो नेशनल राष्ट्रीयकृत मार्गों से उतना बसों के चलाने के लिए हमारे पास संसाधन भी नहीं थी, और नहीं हम लोग प्राइवेट चलने के लिए भी हम लोग मौका नहीं दे रहे थे। तो उसका बाकी पब्लिक को तो कहीं ना कहीं जाना ही है, तो कहीं ना कहीं चीजें फिर जो परमिट विदाउट परमिट वाले फिर चलाना शुरू कर देते हैं। और वो परमिट तो टैक्स तो देते हैं, बट जो चलना चाहिए, जो राष्ट्रीयकृत मार्ग पे, जो बीच में राष्ट्रीयकृत मार्ग पे चलते हैं, तो वो गलत होता है, उस सीमा तक गलत होता है। उसी को डग्गामारी के रूप में हम लोग कहते हैं। बट हम विकल्प में कोई व्यवस्था करके तब वो बंद करना चाहिए। तो वो विकल्प में व्यवस्था जहां हो जाता है तो बंद होता ही जा रहा है। तो आगे वो सतत प्रक्रिया है, वो करते जा रहे हैं, सरकार करती जा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरिया टॉप की टीम के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक साहब, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर बतौर डीएम, बतौर एसडीएम अपने प्रशासनिक अनुभव को साझा किया खबरिया टॉप की टीम के साथ, और बताया कि किस तरीके से परिवहन के साधन या उसके बीच नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बीच जो गैप है, रूट का फार्मूलेशन जो है, परमिट को लेकर भी इन्होंने बात की। काफी ट्रांजिशनल पीरियड में ये परिवहन आयुक्त रहे, कई सारे इन्होंने जो है एक ड्रास्टिक निर्णय लिया। उस दौरान बताया इन्होंने कि लर्निंग की या फिर डीएल का जो भी रहा, ऑटोमेशन रहा, उस पर काम किया। सब मिलाकर सर को पुनः बहुत बहुत बधाई हमसे बात करने के लिए। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि।